नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक हिंदी प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में लगाए तो एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगा लेना। आओ शुरू करते हैं। पहला क्या है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? रूसी, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेजी? तो ये जो अंग्रेजी है ये आपका फ्रांस या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, याद रखना इसके बारे में। उसके बाद बजट, संसद और पुलिस, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। ये भी कौन सी भाषा के शब्द है? तो ये भी फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द है। उसके बाद जार है। जार कौन सी भाषा का शब्द है? जार रूसी भाषा का शब्द है। और रूस में राजा को क्या बोलते थे? जार बोलते हैं। ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। डच, तुरुप का पत्ता और बम, डच भाषा के शब्द है। अंग्रेजी भाषा के तो बहुत है, पेन, पेंसिल, रबड़, सब ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा का कौन सा रूप अभिकारी है? ठीक है, संज्ञा का कौन सा रूप अभिकारी है? दो ही प्रकार से पूछा था, विकारी या अभिकारी, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें बदलाव ना किया जाए उसे अभिकारी कहते हैं। तो इस संख्या के किस रूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, अर्थात संज्ञा का अभिकारी रूप कौन सा है? तो कहना व्यक्तिवाचक। जबकि सब क्या है आपके विकारी हैं, सब में बदलाव किया जा सकता है। संज्ञा के प्रकार याद रखना कितने होते हैं आपके? 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। सही है, ये संज्ञा से क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट ये करो, संज्ञा से क्वेश्चन। वर्षा और ओला में कौन सी संज्ञा है? वर्षा, ओला, अर्थात मौसम की घटनाएं। ठीक है, अगर मौसम की घटनाएं होती हैं तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें जातिवाचक संज्ञा है। आपने द्रव्यवाचक सोची होगी तो द्रव्यवाचक इसमें नहीं है, इसमें क्या आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है वो प्राकृतिक तत्व जैसे ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, इसमें सब में कौन सी संज्ञा होती है? तो कहना जातिवाचक संज्ञा होती है। इसका आंसर भी क्या आपका? जातिवाचक है। सबों क्वेश्चनों में जो प्रीवियस ईयर में हुए देख लेते हैं। अगला क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन, अच्छा शुद्ध वर्तनी नहीं है। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी नहीं है? क्या आंसर होगा इसका? हथनी, आविष्कार, हस्तक्षेप, शुश्रूषा। शुश्रूषा सही है, हस्तक्षेप होता है ये भी सही है, आविष्कार भी सही है। इसका गलत क्या है? क्या होता है ये? हथनी होता है, अर्थात थे पे भी मात्रा नहीं थी। ठीक है, तो इसका अशुद्ध रूप क्या है? हथनी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सब कुछ में कौन सा सर्वनाम है? सब कुछ, टोटल में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? सब कुछ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? सब कुछ में कौन सा सर्वनाम है? तो सब कुछ में होगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि सब कुछ में कितना सब कुछ है ये निर्धारित नहीं है, अर्थात इसमें अनिश्चयवाचक है सब कुछ। ठीक है, निर्धारित होता तो आपका निश्चयवाचक हो जाता। उसका छठा क्वेश्चन, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो भी होती है आप बताओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है। वर्ण किस आधार पर होती है? लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उसके बाद बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी? ध्वनि हो गई। उसके बाद सार्थक के आधार पर, सार्थक के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, अर्थात जिसका अर्थ हो, शब्द होती है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये आपने बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे, ये रिपीट होते रहते हैं। अगला क्या है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अर्थात किस स्थान से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल, आगरा, इलाहाबाद या बनारस? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ हुआ था?
तो इसका आंसर आपका बताना, आपको पश्चिम बंगाल, आगरा, इलाहाबाद या बनारस। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे देश का प्रत्येक व्यक्ति समझता हो, बोलता हो और लिखता हो, और हमारी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे देश का प्रत्येक व्यक्ति बोलता हो, लिखता हो और समझता हो। इसी कारण हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राज्य भाषा है, राजकीय भाषा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका पश्चिम बंगाल। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल से। और ये पूछा जाए इसका विरोध किसने किया था, तो कह रहे गांधी जी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट, एक मात्रिक स्वर अर्थात एक मात्रिक स्वर कौन सा नहीं है? ए, ई, ऋषि वाला री और ऐ। तो एक मात्रिक स्वर को और क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं? ई नहीं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो एक मात्रिक स्वर कौन सा नहीं है? तो ए एक मात्रिक नहीं है। मूल स्वर, यह ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, टोटल 3 तो ये है। इसमें एक और चौथा कौन सा आ जाएगा? तो छोटा वाला ऊ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मात्रिक स्वर, एक मात्रिक जो स्वर होते हैं टोटल संख्या कितनी होती है? 4, चारों याद रखना। एक मात्रिक को क्या बोलते हैं? मूल स्वर, उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था? एक मात्रिक स्वर नहीं है, तो ए एक मात्रिक स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राजभाषा आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, राजभाषा आयोग के बारे में। पहले राजभाषा आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लेकिन अगर बात करेंगे रिपोर्ट की, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1956 में राष्ट्रभाषा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, आप बताओ इसका। रे के रूप होते हैं, अर्थात रे के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5 या नहीं होते? तो रे के 2 रूप होते हैं। रे के कितने रूप होते हैं? तो रे के 2 रूप होते हैं। एक होता पदेन रूप जो पैरों में आता है, अर्थात एक होता सिर रूप। जब हम लिखेंगे कार्य, तो ये रहेगा सिर रूप है, अर्थात जो सिर के ऊपर आता है। एक आता है जो इस तरह से लिखा है, अर्थात ये रहेगा पदेन रूप है। जब रे नीचे की तरफ आता है इसे रे का पदेन रूप बोलते हैं, और जब रे ऊपर आता है इसे रे का सिरो रूप बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था? रे के कितने रूप है? तो रे के 2 रूप है। दोनों रूप याद रखना। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका आंसर क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पता नहीं हो और वो आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसका पता हो उसे प्रत्याशित बोल देते। पुष्प, इसमें से कौन सा शब्द है? अच्छा, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्समय, देशज, विदेशज, तद्भव। बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। आपने इस स से पहचान लिया होगा। ये जो स होता है ये आपका संस्कृत का स होता है, अर्थात पुष्प में तत्सम है, ठीक है। लेकिन पुष्प का तद्भव क्या होगा? मेन बात ये तो आप पहचान लोगे, और ये सभी ने किया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा? पुष्प होता है, ना कि पुष्प का फूल होता है, ठीक है। इतनी चीज याद रखना, क्वेश्चन लगाते रहना सब अपने। इसका आंसर करना है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, कौन सा आंसर है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो 4 गज मलमल में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और विशेषण के आपके चारों रूप का पता होगा। आगे विशेषण से क्वेश्चन है वो लगाएंगे, उसमें क्लियर कर लेंगे। इसका आंसर क्या आपका? परिमाण बोधक। और कौन सा परिमाण? निश्चित परिमाण बोधक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? अर्थात इन शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें री आया है?
उच्चारण के आधार पर इसी क्या होता है, मूर्धा होता है। ये संस्कृत का शब्द है, ये भी याद रखना, लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है कि इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए अगर हमने लिखा है, ये लिखा हुआ क्रिया, अर्थात ये जो र है ना, ये जो हमने र का रूप पढ़ा है पदेन रूप, ये वो र है। अगर ऐसे लिख देते कृपा, तो ये वाला र हो जाता ये र। अगर ये इस तरह से है तो ये हिंदी वाला र है, और ये इस तरह से है तो आपका ये पता होगा आपका संस्कृत वाला र है। तो पहले में तो हिंदी वाला र है, ठीक है, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है, तो ये तो होना ही नहीं। वर्षा में र का सिरो रूप है, ये भी नहीं होना, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दृष्टि में ये कौन सा, यही र है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं आप कर दोगे। 10, 7, 2 या 8 वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, बहुत आसान है, स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, तो ये इसका आंसर है। शीश की तत्सम रूप क्या होगी, या शीश का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम क्या होगा इसका, शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। शीश का बताना है, तो शीश का तत्सम क्या होता है आपका, शीर्ष होता है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था या किया। ये बड़ी प्रसिद्ध है, पर ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ठीक है। इसमें क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, कब 1850 बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो उपाधि थी वो पत्रकार के द्वारा दी गई थी, अर्थात जो हमारे पत्रकार थे उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से संबोधित किया था, तो ये इनकी उपाधि है भारतेंदु। जबकि इनका नाम क्या है, इनका नाम तो हरिश्चंद्र था। लेकिन ये सब छोड़ो आप, इसमें बताओ पत्रकारिता का संपादन किया तो कौन सा है आपका, कवि वचन सुधा इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी, ठीक है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में याद रखना। नेक्स्ट फटाफट करो जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यष्टि का विलोम होगा। समष्टि, वृष्टि, दृष्टि, अक्षी। अगर मैं ये पूछूं छोटा, तो इसका विलोम क्या होगा, आप बोलोगे बड़ा, ठीक है। व्यष्टि शब्द का मतलब ही छोटा होता है, और समष्टि शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। तो व्यष्टि का क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये अपने शब्द थे संस्कृत के, इनका मतलब क्या होता है, छोटा और बड़ा। समष्टि का व्यष्टि, याद रखना विलोम शब्द। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। किसकी बात कर रहे थे, हाँ सही है, व्यंजनों की तालु से होता है। कंठ, तालु, उसके बाद मूर्धा, दंत, और क्या आएगा, ओष्ठ। कै, छः, टे, तय और पे कचट तक होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इसमें क्वेश्चन क्या है, तालु। तालु में क्या आएगा, च, फिर उसके बाद च, छ, सही है। उसके बाद आंसर तो ये मिल गया। तालु में क्या आएगा, 6, तो 6 हो गया। आगे च, छ, ज, झ और अण है, ठीक है। तो याद रखना क्या आएगा इसका आंसर आपका, तालु के आधार पे 6, सही है। बाकी किसी माने नहीं, तालु चेक करने दे, लिख के चेक कर लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूषण का विपरीत है। भूषण का मतलब होता है अलंकार, सजावट करना, भूषण का मतलब, लेकिन इसका विपरीत बताना है। तो भूषण का विपरीत क्या होगा, दूषण, मतलब बेकार चीज। इसका मतलब क्या है, सजावट। भूषण का दूषण, ये भी विलोम शब्द है। विलोम शब्द तो सब याद होने चाहिए, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द सब याद होंगे तभी हिंदी हो पाएगी, वरना तो
बस ऐसे धक्के दिए जाएंगे हिंदी को। अगला क्या है, काकल्य वर्ण कौन सा है? हिंदी में काकल्य वर्ण होता है हमारा काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण की यह परिभाषा है जिसे बोलते समय मुख खुला रह जाए, खुला रह जाए, उसे क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनि बोलते हैं। और इसमें ऐसा कौन सा शब्द है? तो इसमें है हमारा काकल्य ध्वनि। आप जब है को बोलोगे मुंह खुले का खुला रह जाएगा। इसकी परिभाषा भी पूछी गई है और ये है क्या आपका है। तो काकल्य वर्ण कौन सा है आपका? है। अगर वैसे बात करेंगे तो ये उष्म संघर्षी में आता है। ये आपको पता से के बाद आता है, उसके बाद है। उसका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? बहुत आसान है। अंतस्थ होते ये रे ले और वे, यही वाला वे होता है। वो आपका दूसरा वाला जो वे है आपका, वो आपका स्पर्श व्यंजन में चला जाता है। तो ये रे ले वे ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और इसमें कौन सा नहीं है? बहुत आसान होगा। इसमें है ये क्या होता है? ये उष्म संघर्षी होता है। और अभी इसकी बात कर रहे थे, है क्या आपका काकल्य ध्वनि। और है कोई क्या कहते हैं हम? हंस पद कहते हैं। ठीक है, ये सब है के बारे में। और ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो स्पर्श के तो बाद आएंगे लेकिन उष्म संघर्षी के पहले आएंगे। इनकी परिभाषा याद रखना कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो कहना स्पर्श व्यंजन के बाद और उष्म संघर्षी व्यंजन से आने वाले, पहला आने वाले, ठीक है, व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी है? 4। ये चारों हैं, ये रे ले वे। ठीक है, अगर इनकी बात कर लें तो ये हमारे ये रे ले और वे, इन दोनों की बात करें तो ये हमारे अर्धस्वर होते हैं। अर्थात इन दोनों को अर्धस्वर माना गया है, ये और वे को। रे क्या है? ये हमारा लुंठित होता है, जिसे बोलते समय जो हमारी जीभ होती है वो लुढ़क जाती है, लुंठित होता है। ले क्या होता है आपका? ये हमारा पार्श्व है। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन की पूरी व्याख्या इस तरह से नहीं याद रखना। पहला और लास्ट वाले अर्धस्वर होते हैं। रे आपका लुंठित है और ले आपका पार्श्विक है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन परिभाषा जरूर याद रखना कि स्पर्श व्यंजन के बाद और संघर्षी व्यंजन से पहले कौन से व्यंजन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन, कोई अथवा कुछ का प्रयोग इसमें से किस सर्वनाम के लिए हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आसान बहुत है, बिल्कुल आप कर सकते हो इसे। कोई, इससे पहले भी आया था एक सर्वनाम से क्वेश्चन। तो ये क्या आपका अनिश्चयवाचक। सर्वनाम का पता कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 और संख्या सर्वनामों की 11 होती है। ये कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन होगा जो छूट गया होगा। इसमें क्या हिंदी शब्दकोश में, सही है, 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा। ये हमारा कौन सा व्यंजन है? तो आप क्या बताओगे? ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। यहां तक तो क्लियर है। इसका जो रूप टूटेगा k + 7। ठीक है, तो ये जो हमारा है आपका 6 किसके बाद आता है? ये कहाँ? इसमें k के बाद आता है। क्लियर है? इतना याद रखना। संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन को एक चीज याद रखना, ये संयुक्त व्यंजन है लेकिन संयुक्त व्यंजनों को हम व्यंजनों के प्रकार में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन है ये किससे बना है? कैसे बना है? अर्थात क्या क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन। और से क्या है हमारा? उष्म संघर्षी व्यंजन। अब आप देखो कि आपने से उष्म संघर्षी व्यंजन में नहीं पढ़ा था, आपने यहाँ पढ़ लिया, तो संयुक्त में क्यों पढ़े? और जब हमने क्या यहाँ पढ़ लिया स्पर्श में, तो संयुक्त में क्यों पढ़े? लेकिन इन दोनों के मिलने से ये बना है। तो इसी कारण इनका प्रयोग हम पहले कर चुके हैं। तो इस कारण हम इन्हें व्यंजनों के प्रकार में काउंट नहीं करते। ठीक है, व्यंजन के 3 ही प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार याद रखना। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद उष्म संघर्षी व्यंजन। तो क्या ये नहीं पढ़ रहे हम संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे हम, पढ़ते हैं हम, लेकिन इसे प्रकार में शामिल नहीं करते। जब प्रकार का भी पूछा जाए तो प्रकार बताना 3 होते हैं। सही है, आगे देखेंगे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें क्या है?
निम्न में से तालव्य ध्वनि है, अर्थात इन चार ऑप्शन में कौन सा तालव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, इतना वो टफ भी नहीं है। तालव्य अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और लास्ट आपका ओष्ठ। कै वर्ग, च वर्ग, तय वर्ग, तय और पै वर्ग। इंग्लिश में पूछा गया तालु में से बताना है, तो एक बार देख लेते हैं। च, छ, जय, झ और ओय, तो इसमें से तो आना नहीं। तो कहने का मतलब क्या है आपका, क्या कंठ है, ये नहीं आना। ट मूर्धा है, ये भी नहीं आना। पै ओष्ठ है, ये भी नहीं आना। तो आपका बचा क्या, से क्या आपका तालव्य ध्वनि। ठीक है, तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, जिनकी संख्या कितनी है, ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। लगाओ अपने कितने बने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।